फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने फेसबुक लाइव में बातचीत का विषय रखा है मोदी सरकार की शिक्षा नीति यानी शिक्षा के अवमूल्यन की दिशा में नई छलांग, लंबी छलांग सॉरी। और ये जब मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के अवमूल्यन में लंबी छलांग, तो आप इसको रियल सेंस में लें। जो नई शिक्षा नीति जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृत करके जारी की है, वो अनेक आने वाले समय में अनेक संकटों की संभावनाओं को लेकर आ रही है। ऐसे संकट जिनके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आने वाले समय में मोदी जी रहें और ये शिक्षा नीति रहे तो तय मान लीजिए न तो शिक्षकों का कोई भविष्य होगा और न शिक्षा का कोई भविष्य होगा। पहले शुरू में कुछ प्राथमिक सूचनाएं जो कि इस शिक्षा नीति से संबंधित हैं। इसका जो अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो 68 पन्ने का है और जो हिंदी में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो 108 पन्ने का है। और नई शिक्षा नीति के नाम पर जो नीति लाई गई है, विचार करें हम लोग इस बात पर कि उसमें नए के नाम पर नया है क्या। नरेंद्र मोदी ने की सरकार ने जो शिक्षा नीति प्रस्तावित की है, उस नीति में जो सबसे उल्लेखनीय चीज है, ये पहली शिक्षा नीति है जो कि किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने प्रस्तावित की है। अब तक जो भी शिक्षा नीति चलती रही है 70 साल से, वो कांग्रेस की बनाई हुई शिक्षा नीतियां थी जो कि चलती रही हैं। नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा जिसे संभावना का एक समय था जिसमें कि वे एकदम वैकल्पिक शिक्षा नीति पेश कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है उसने वो मौका खो दिया, क्योंकि नई शिक्षा नीति में नए के नाम पर कोई चीज नई नहीं है। और ये चीज जो मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, तो ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि इसमें कोई चीज नई नहीं। ये जो कब परीक्षाएं होंगी, कितने साल में परीक्षाएं होंगी, बीए की कितने साल में परीक्षा होगी, एमए की कितने साल का बीए होगा, कितने साल में पीएचडी होगी या एमफिल होगी कि नहीं होगी, ये कॉस्मेटिक्स हैं, ये सही चीजें हैं। इस तरह के परिवर्तनों से कोई चीज बदलने वाली नहीं है। ऑनर्स 4 साल का हो या 3 साल का हो या ऑनर्स नहीं हो, लोग सीधे ही एमए में दाखिला लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। कोइंसिडेंट है ये कि जब जो अभी शिक्षा नीति जिसकी विदाई की गई 86 वाली शिक्षा नीति जिस दिन जारी की गई थी, उस दिन जो प्रेस के लिए जारी की गई थी, तो उसकी बहस सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने खुद कंडक्ट की। पीएन श्रीवास्तव, मुनीश रजा और तापस मजूमदार जैसे लोग थे उसमें, और तीनों अपने तरीके के, उसमें 2 लोग तो निश्चित तौर पर शिक्षा के उद्भट विद्वान, मुनीश रजा और तापस मजूमदार। लेकिन जो उसके चेयरमैन थे पीएन श्रीवास्तव, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उस टाइम वाइस चांसलर थे, वो एकदम
एवरेज किस्म के आदमी थे और वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस के मोहरे थे। तो इस शिक्षा नीति में नया क्या है, ये कोई भी व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ईमानदारी से इस बात को अपने डॉक्यूमेंट में जो कैबिनेट से अप्रूव करके इंटरनेट पर जारी किया है, उसमें साफ कहा है कि वे 1986 और 1992 यानी 1986 में जब पहली बार शिक्षा नीति जारी की गई और उसको संशोधित करके जब 92 में आगे बढ़ाया गया, तो नरेंद्र मोदी की जो शिक्षा नीति है वह उसी के कंटिन्यूएशन में है। यह बात सुब्रमण्यम कमेटी ने भी रिकमेंड की और यह बात कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव जो पास किया गया शिक्षा नीति का उसमें भी है। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति के कंटिन्यूएशन में यह नीति आई है। इसमें कोई बेसिक चेंज नहीं है सिवाय ये कॉस्मेटिक चेंज के, जो ऊपरी चेंज है। हां, एक चीज नई है इसमें। वो नई क्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद, वो कस्तूरी रंगन हो या वो सुब्रमण्यम हो या उनके और कमेटी के दूसरे लोग हों, मैंने एक कमेटी बनाई उन्होंने सुब्रमण्यम के नेतृत्व में, दूसरी कमेटी बनाई कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में। ये सारे के सारे लोग एजुकेशन के लिहाज से एवरेज लोग थे। इनका एकेडमिक्स से और एकेडमिक्स के एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं। पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षा नीति और ऐसे लोगों के द्वारा ड्राफ्ट करके नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है जो कि औसत और औसत से भी कम बुद्धिमान लोगों के द्वारा निर्मित की गई शिक्षा नीति है, और यहीं इसके खतरे की सारी घंटियां बज रही हैं। कम से कम पीएन श्रीवास्तव के जमाने में जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, उस समय कुछ एजुकेशन के अक्लमंद लोग तो थे, और जब वो शिक्षा नीति जारी की गई तो सारे देश में बहस हुई। सारे देश में बहस ऐसी नहीं जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अभी, जी नहीं। नरेंद्र मोदी ने जब से शासन संभाला है पिछले 6 साल से, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो किसी किस्म की सेमिनार के लिए और सेमिनार में भी उन लोगों के भाग लेने के लिए एकदम प्रतिबंध लगाया हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी जो लोग नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हैं वे लोग एंटर नहीं कर सकते, किसी सेमिनार में बोल नहीं सकते। तो ये पिछले जो 1 साल से 1.5 साल से जो शिक्षा नीति के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस निर्माण की प्रक्रिया के लिए कहीं पर भी किसी भी कैंपस में कोई सेमिनार नहीं हुई। और सेमिनार होगी कैसे? मानव संसाधन मंत्रालय ने बाकायदा यूजीसी पर दबाव डाल के सारे सेमिनार की फंडिंग बंद की हुई है। तो सेमिनार की फंडिंग नहीं होगी तो सेमिनार होगी कैसे? पहले ऐसी नीति है जिसके बारे में कोई देश में शिक्षा संस्थानों में खुलकर सेमिनार नहीं हुई, बहस नहीं हुई। आश्चर्य की बात है। भारत सरकार का मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के प्रधानों ने डिस्कस किया शिक्षा नीति। अब आप एक कचौड़ी बजाने वाले से पूछेंगे कि हिंदुस्तान की शिक्षा नीति कैसी हो, वो बताएगा आपको शिक्षा नीति कैसी होगी। हिंदुस्तान की शिक्षा नीति कैसी होगी, हिंदुस्तान की क्या जरूरत है और क्या वास्तविकता है और क्या भविष्य है, इसे बताने वाले हिंदुस्तान के शिक्षा शास्त्री सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। इसके बताने वाले छात्र और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जिनके लिए शिक्षा नीति बनाई गई है। सुब्रमण्यम कमेटी से लेके हाल में जब कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है तब तक नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति के मसौदे पर कहीं पर भी किसी भी सेमिनार और गोष्ठी को
सरकार ने स्पॉन्सर करके लोगों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। कहीं किसी भी वाइस चांसलर ने इसके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज नहीं की जिससे कि तरह तरह के विचार आ सकें। और ठीक वैसे ही जैसे कि फेसबुक पर, ट्विटर पर और दूसरी जगह हो रहा है, मंत्री कह रहा है कि हमारे पास में 2 लाख से ज्यादा सजेशंस आए थे। हम जानना चाहते हैं कई लोगों ने सजेशंस भेजे। अरे नीति वह होती है जिसको कि लोग नीचे डिस्कस करें, नीचे से इवॉल्व होकर चीजें आएंगी। औसत लोगों के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति और औसत नेताओं के जरिए लागू की गई शिक्षा नीति हिंदुस्तान के लिए एक विश्व गुरु की नहीं बल्कि शिक्षा के अवमूल्यन की दिशा में एक लंबी छलांग है। ये गलतफहमी है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि मातृभाषा को लेकर बड़े मुग्ध हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा तीर मार दिया मातृभाषा। शिक्षा नीति में मातृभाषा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा नीति त्रिभाषा फार्मूले को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेगी। ये दिमाग से निकाल दिया कि हिंदुस्तान का भविष्य जो है और वर्तमान वह मातृभाषा से चलेगा। शिक्षा नीति में कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है। एक और चीज है, मेरे कहने से आप ये शिक्षा नीति जरूर पढ़िए। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी के कहने से आप लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन मेरे कहने से जरूर पढ़िए। आपको एक जानकर एक बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि जैसे कोई व्यक्ति खाम ख्याली में कल्पना लोक में रहता हो और वो सिर्फ इच्छाएं व्यक्त करे, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये आकांक्षा है। शिक्षा नीति का पूरा 66 पेज का डॉक्यूमेंट जो अंग्रेजी में है और 108 पेज का जो ट्रांसलेटेड फॉर्म में हिंदी में है, ये नरेंद्र मोदी के और उनके जो साथ के जो लोग हैं, जो औसत बुद्धि के लोग हैं, जो कि संयोग से कैबिनेट में हैं, उस शिक्षा नीति के निर्माण में लगी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, जो कि औसत लोगों की बुद्धि से चल रही है, उसने एक ऐसी भाषा निर्मित की है जिससे इच्छा और आकांक्षाएं भरी हुई हैं। समाज में परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन इच्छाओं से नहीं होते। मैं जाऊं पढ़ाने के लिए क्लास में और मेरी इच्छाओं मेरे सारे विद्यार्थी नोबेल लॉरिएट हो जाएंगे। ये कोई शैक्षणिक नहीं होगा जो कि ये सोचेगा कि शिक्षा नीति हम सिर्फ आशा आकांक्षाओं से भर दें और उससे फिर हिंदुस्तान बदल जाएगा। शिक्षा नीति का मतलब आशा आकांक्षाओं का एक संकलन नहीं है। आपके सामने संकट क्या आने वाला है। भारत सरकार को शिक्षा नीति तैयार करते समय कोई विद्वान का नाम याद नहीं आया। और वो बीमारी अब पूरे नीति के तौर पर पूरे देश में अब लागू की जाएगी। शिक्षा नीति है, वो बीमारी क्या है? बीमारी है अतीत की ओर लौटो। हिंदुस्तान में शिक्षा किसने काम, नाम सुने तो दम रह जाएंगे आप उनके। वो कहते हैं चरक, सुश्रुत, आरठ, चाणक्य, चक्रपाणी दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुर। सूची खत्म।
हिंदुस्तान के ज्ञान की परंपराओं में इन लोगों का जो महान योगदान है, इस महान योगदान की शिक्षा हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशंस को दी जाएगी। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या अतीत की इस ज्ञान संपदा के जरिए आप हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं? ब्राह्मण का क्या योगदान था? मैंने ज्योतिष पढ़ी और पढ़ाई है। ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं था सिवाय इसके कि वो भविष्य फल के। ये जो अभी पिछले 6 साल से जो मंत्री से लेके संसद तक सारे लोग ये जो दंत कथाएं, कपोल कल्पनाएं हिंदुस्तान के ज्ञान की और हिंदुस्तान के विज्ञान की जो विभिन्न मंचों से कर रहे थे, अब उसे शिक्षा नीति में भी शामिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है, ये जो लोग हैं ना, ये जो जिनके नाम अभी पढ़े मैंने आपसे, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में विश्व स्तर पर योगदान किया था। बताइए, विश्व के किसी वैज्ञानिक को मालूम नहीं है कि बराहमीर ने क्या योगदान किया। ये लोग हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ गप और कपोल कल्पनाएं भरी हों। हिंदुस्तान के बच्चों के जेहन में एक ऐसा हिंदुस्तान उतारना चाहते हैं जो कि सिर्फ दंत कथाओं से भरा हो और पौराणिक आख्यानों से भरा हो। हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या पिछले 200 वर्ष में कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षाशास्त्री, कोई समाजशास्त्री, कोई गणितज्ञ ऐसा हुआ जिसका कि नाम लिया जाए जिसने कि सारी दुनिया को प्रभावित किया? मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूं, क्या भास्कराचार्य से ज्यादा विकसित समझ गणित की रामानुजन के पास थी कि नहीं थी? जगदीश चंद्र बोस का नाम लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? आपको नालंदा याद आएगा, आपको तक्षशिला याद आएगा, आपको विक्रमशिला, इस डॉक्यूमेंट्स में है भारत का अतीत कितना गौरवपूर्ण था। आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय क्यों नहीं याद आएगा? इसने लॉरिएट दिए। यानी आपके लिए किसी भी आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, विद्वान, किसी की भी कोई अहमियत नहीं है। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव ही खतरनाक पर्सपेक्टिव है। यहां से दरवाजा खुलता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस दिशा में शिक्षा नीति के नाम पर हिंदुस्तान के नौजवानों को किस अंधेरे कुएं में ले जाना चाहती है। हिंदुस्तान को देखने के लिए पीछे देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। एक साधारण सी विज्ञान की समझ है। आगे जाने के लिए पीछे देख के चलेंगे या सामने देख के चलेंगे? नरेंद्र मोदी की सलाह यह है कि आप पीछे देख के चलिए। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अतीत की ओर लौटो और अतीत में जियो, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदुस्तान की जनता के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलरेडी 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई, उसकी वजह से हिंदुस्तान में अभूतपूर्व क्षति हुई है। मैं अपनी एक फेसबुक टॉक में जेएनयू के संदर्भ में इस बात पर मैं बोल चुका हूं। मैं ऑलरेडी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता।
अगर मतलब 86 की ही नीति को आगे एक्सटेंड करना है तो फिर 86 की नीति को ही बने रहने देने में क्या परेशानी थी? और खतरा कहां है उसका संकेत मैं दे रहा हूं आपको, एक छोटा सा। पूरी नीति में, पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का, सेक्युलर शब्द का उपयोग नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने। हम बार बार इस बात को लिखते रहे और कहते रहे, आपसे शेयर करते रहे कि हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा है उसकी धर्मनिरपेक्ष नीति पर। लोकतंत्र से भी ज्यादा बड़ा खतरा है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता की कहीं कोई एक रेफरेंस तक नहीं है, नाम उल्लेख तक नहीं है। संवैधानिक मूल्य भी ऐसी कोई अमूर्त चीज है, कोई पीपल का पेड़ जाके पूजा कराओ, सारे देवता उसमें रखते हैं। संविधान चीजें हैं जिनके आधार पर संविधान टिका हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्षता उसकी बुनियाद है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अब तक की जितनी भी शिक्षा नीति बनी है वे अंडरलाइन करती रहे धर्मनिरपेक्षता और उससे जुड़े हुए मूल्यों की हिमायत और वकालत को। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे बीच में पेश किया गया है, एक ऐसी नीति पास की गई है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख करने से सरकार की जवान लड़खड़ाती है। इससे किसका लाभ होगा? क्यों कर रही है सरकार ऐसा? और ये इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने जो दो कमेटी बनाई, यानी सुब्रमण्यम कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, इन दोनों ही कमेटियों ने इस शब्द का उपयोग सचेत रूप से नहीं किया। हम एक और बात पूछना चाहते हैं, जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में लिखे गए, अतीत के जिन महान पुरुषों के नाम लिखे गए, ये नाम लिखते समय किसी ने सोचा नहीं कि अतीत में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें कि इनसे भी उलट लोग रहे और इनसे भी विकट और बड़े लोग रहे। जिसने वो नीति, ये ड्राफ्ट लिखा है, क्रम लिखा है, उसको ये हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास का भी ज्ञान नहीं है, उसे क्रम का भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा नीति बना रहे हैं ना हम लोग, तो हिंदुस्तान की परंपरा क्या रही है? अगर वैदुष्य की, ज्ञान की, विद्या की परंपरा रही है तो हिंदुस्तान की ज्ञान और विद्या की परंपरा में कौन सी चीज मूल्यवान है? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। संस्कृत पाठशालाओं में जहां पर के ये बराहमिहिर और भास्कराचार्य पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत पाठशालाओं में जहां ब्रह्मगुप्त पढ़ाए जाते हैं, आप जाकर देखिएगा कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं पूरे देश में। हिंदुस्तान की जनता बहुत पहले इन संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान को छोड़ चुकी थी, लौट के नहीं जाएगी वो। और अगर ये ज्ञानी लोग और इनका ज्ञान इतना ही मूल्यवान है, मैंने अपने मूल्यवान 13 वर्ष खर्च किए इन पंडितों को पढ़ने में। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का कोई मंत्री संस्कृत पाठशाला में पढ़ने नहीं गया। जो लोग उनकी कमेटी में रहे हैं वो भी कभी संस्कृत पाठशाला में पढ़ने नहीं गए, इसलिए उनको नहीं मालूम। मुझे संदेह है कि जो कमेटी में लोग थे उन्होंने कभी जिन लोगों का, विद्वानों का नाम लिया, उनकी कभी कोई किताब देखी भी होगी। अगर देखी भी होती और पढ़ी होती तो कम से कम नाम न लेते। सो पहली बार एक ऐसी हम नीति से और एक ऐसे डॉक्यूमेंट से दो चार हो रहे हैं जिसमें कि जो मन में आई वो लिख दिया।
जो इच्छा थी वो लिख दिया। अरे जो इच्छा है उससे अगर संसार बदलना था तब तो बहुत अच्छा हो। मेरी तो इच्छा ही थी हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन हो, लेकिन होके नहीं देता। इच्छाओं से संसार बदलता है। एक और चीज जो कि जरूरी है, सोचने के लिए जरूरी है, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय किया कि वे प्रचलित जो शिक्षा नीति है उसे बदलेंगे, फाइन, तो आप कम से कम ये तो बताएंगे कि जो 86 में शिक्षा नीति लागू की गई, 92 में लागू की गई, उस शिक्षा नीति के पिछले 35 साल के अनुभव क्या हैं? उसने अपने घोषित लक्ष्यों में से क्या अर्जित किया, क्या अर्जित नहीं कर पाई? न तो सुब्रमण्यम कमेटी ने इसकी छानबीन करने की कोशिश की और ना कस्तूरीरंगन कमेटी ने इसकी छानबीन करने की कोशिश की। कम से कम 86 में जो शिक्षा नीति बनी थी, उसने कोठारी कमीशन के बाद जो डेवलपमेंट है उनको बाकायदा थॉरोली एग्जामिन किया और एक एक सेक्टर के बारे में डाटा कलेक्शन किया। हमारे पास में एक मूल्यवान डॉक्यूमेंट्स था जिसमें हिंदुस्तान की शिक्षा के बारे में समस्त आंकड़े थे, डिटेल्स थे। लेकिन आप जब नई शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं तो आप तो ये बता ही नहीं रहे कि शिक्षा में पिछले 35 साल में या 34 साल में क्या चेंजेस हुए। क्या हमने खोया, क्या पाया? आपने किया क्या कि एक बहुत ही तरीके से 10 बार 8 लाइन में क्या क्या समस्याएं पिछली शिक्षा नीति से बनी, वो एक एक लाइन में। अरे शिक्षा पर ऐसे बात होगी एक एक लाइन में? ये जो अप्रोच है नरेंद्र मोदी सरकार की कि अब तक जो कुछ हुआ है उसका मूल्यांकन मत करो, उसे कूड़े के ढेर पर डालो। अब तक जो उपलब्धि रही है उसे अस्वीकार करो, उसे कूड़े के ढेर पर डालो और फिर एक नई इमारत खड़ी करो। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति एक भिन्न किस्म के पैटर्न पर सारे देश को ले जाना चाहती है। और भिन्न किस्म का पैटर्न क्या है? मसलन अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के विद्यार्थी और हिंदुस्तान के शिक्षा बहुत ही सक्षम और सत्यनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, बुद्धिमानीपूर्ण अपनी भूमिका अदा करें और आपके शासन में करेंगे, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 साल में आपने इस शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय के साथ में आपने क्या व्यवहार किया? ऐसा तो नहीं आपको मौका नहीं मिला, आपको 6 साल मौका मिला और आपने 6 साल में जो चीज करनी थी आपने नहीं की। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो भरी जा सकती है शिक्षकों की। कम से कम दाखिला लेने उसमें तो एक अच्छी संख्या में छलांग लगाई जा सकती थी। मसलन हम 6 साल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 6 नए और बिल्डिंग खोल सकते थे। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्सपेंशन कर सकते थे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। शिक्षा के मद में लगातार कटौती हुई। लाइब्रेरी का बजट हो, चाहे वो
सेमिनार का बजट हो, चाहे वो रिसर्च हो, शिक्षकों के लिए, सब में कटौती, सब बंद। तो 6 साल की अगर परफॉर्मेंस यह है कि सारी जो चीजें जो पहले नॉर्मल चल रही थी 6 साल पहले, कोई भी शिक्षक अगर कहीं बाहर विदेश जाना चाहे सेमिनार के लिए तो उसे यूजीसी पैसा देती थी। कोई भी शिक्षक अपने लिए रिसर्च प्रोजेक्ट हासिल कर सकता था, उसको अप्लाई करता, मिलता था उसे। आपने रिसर्च का बजट खत्म कर दिया, आपने लाइब्रेरी की पुस्तक परचेजिंग का बजट खत्म कर दिया, आपने तमाम किस्म की और गतिविधियों का बजट कटेल कर दिया। क्यों? नई शिक्षा नीति का मतलब यह तो नहीं है कि आपने जो 6 साल काम किया है उसकी कहीं स्टेप टेकिंग ना हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 34 साल में जो शिक्षा नीति लागू हुई उसकी स्टॉक टेकिंग क्यों नहीं की? इसका बड़ा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 6 साल में शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता पैदा की और जो नुकसान पहुंचाया वह भी उसके खाते में दर्ज होता। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नो क्रिटिसिज्म, नो सेल्फ क्रिटिसिज्म। न पुरानी नीति की कोई आलोचना करेंगे हम और न हम अपनी नीति की कोई आलोचना करेंगे, और बातें करेंगे कैसी? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जी नहीं, ठोस रूप में बताओ। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है। ये जो बार बार कहते हैं ना इस शिक्षा नीति में हुए कि इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। 6 साल में कितने सक्षम कदम उठाए हैं? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम से कम नहीं तो 5-6 डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स करते समय एकेडमिक्स के तमाम जो सामान्य प्रोसीजरल जो नियम है उनको वाइस चांसलर ने फॉलो नहीं किया। अगर हम एक शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं और हम शिक्षकों को सक्षम बनाना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लगातार तरह तरह से उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा था? कई शिक्षक तो बहुत ही भयानक कानून के तहत अभी भी जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हुई है उनकी, और एकदम झूठे केस हैं उन पर। कोशिश क्या है उसके बारे में 2-1 चीजें शुरू में आपके नोटिस में लाना चाहता हूं मैं। वो ये कि इस नीति में 10 साल का लक्ष्य चुना गया है। पूछा जाना चाहिए 10 साल का ही क्यों? आपने 20 साल का, 40 साल का, 100 साल का, 50 साल का लक्ष्य क्यों नहीं चुना? या आपने 5 साल का लक्ष्य क्यों नहीं चुना? उनका कहना यह है कि उनके पास बहुत सारे सुझाव आए हैं, लगातार उनकी संख्या सुझावों की बढ़ती रही है उनके यहां। अगर ये बहुत सारे सुझाव आए हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, और शिक्षा का जो दायरा है जिसमें कि वो पूरे देश को एक विश्व गौरव के दर्जे पर ले जाना चाहते हैं, तो हम छोटी सी एक चीज पूछना चाहते हैं कि देश में एनरोलमेंट की क्या स्थिति है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो पीएन श्रीवास्तव के नेतृत्व वाली जो शिक्षा नीति 86 में लागू की गई, वो 86 की शिक्षा नीति से शिक्षा का कोई भला नहीं हुआ। अगर उससे शिक्षा का भला होता
तो फिर बात ही क्या थी? जरूरत थी उस शिक्षा नीति के दायरे के बाहर निकलने की, उसका विकल्प सोचने की। चौंतीस साल में भी वो शिक्षा नीति इनरोलमेंट की जो स्पीड थी उसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाई, गुणात्मक तौर पर बदल नहीं पाई। ना नीचे के लेवल पर जो आपका ड्रॉप आउट है स्कूली लेवल पर, ना कॉलेज लेवल पर ड्रॉप आउट है, ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर शिक्षकों की जो पढ़ने पढ़ाने की संभावनाएं हैं और उनकी मेधा की स्थिति है, उसके बारे में कोई गुणात्मक परिवर्तन वो शिक्षा नीति पैदा नहीं कर पाई। तो जो शिक्षा नीति न शिक्षक को बदल पाए, न विद्यार्थी को बदल पाए, न विद्यार्थियों को आकर्षित कर पाए, तो फिर उस शिक्षा नीति के नए रूप में एक्सटेंशन की जरूरत क्या है? एक चीज बहुत जरूरी है जो कि अगर आपको लगेगा कि 34 साल में सब कुछ ऐसा हुआ जो कि मतलब अच्छा नहीं था, नहीं, बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान मस्त था एकदम, तमाम प्रधानमंत्री आए और गए। मनमोहन सिंह के राज्य में भी मस्त था। ये कह रहे हैं ना कि हम 6% देंगे, ये 6% जो जीडीपी का देंगे, वो 6% का लक्ष्य किसका दिया हुआ था? वो उसी 86 का था। 86 में भी वायदा किया गया था कि 6% देंगे, लेकिन कांग्रेस ने 6% कभी दिया नहीं। कभी शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च नहीं हुआ। अरे कांग्रेस की सरकार जब 6% खर्च नहीं कर पाई तो आप तो बिल्कुल नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी तो स्थिति और भी खराब है। वो खराब इन द सेंस कि अभी जीडीपी 2% से भी नीचे है। कांग्रेस जब वायदा कर रही थी 6% देने का तो 4 या 5% था, बाद में बढ़ के 8% जीडीपी हो गया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी 6% का वायदा कर रहे हैं तो जीडीपी है पूरे देश का घट के 2% आ गया है। जीडीपी जब घट के 2% आ गया है तो आप शिक्षा पे 6% में कितना आएगा? कितना पैसा आएगा शिक्षा की मद में? भविष्य ये संभावनाएं पैदा कर रहा है कि आने वाले समय में शिक्षकों को तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी, इसकी पूरी संभावना है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं आने वाले समय में तो घी दूध की नदियां बहेंगी, वो गलत फहमी में है। ऑलरेडी कोरोना की वजह से आपने शिक्षकों का डीए डिवाइड कर दिया 1 साल के लिए। 7 पे कमीशन आया तो उसमें मुश्किल से 1-1.5 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि महंगाई इस बीच में कई गुना बढ़ गई। महंगाई के अनुपात में शिक्षकों की तनख्वाह में, वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऊपर से आपने लोगों के आमदनी में कटौती की, उनका डीए 1 साल के लिए रोक दिया। और अब तो आपके पास में बहाना है, देखिए कोरोना की वजह से कितनी तबाही मची हुई है, हम तो पैसा नहीं ला सकते कहीं से, पैसा आ ही नहीं रहा है कहीं से, तो और 1 साल चलाएंगे इसे। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो पिछली शिक्षा नीति है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसके 2 उदाहरण है मेरे पास में, बहुत जरूरी है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उनके पास में तकरीबन 2780 कॉलेज हैं। ये वे कॉलेज हैं जिनमें कि नेक ने, जो नेशनल एक्रेडिटेशन जो काउंसिल है उसके जरिए जो एक्रेडिटेशन होता है जिसमें कि वो देखते हैं, उन्होंने जो पूरे देश में सर्वे किया, उस सर्वे में पाया गया कि इन 2780 कॉलेज में सिर्फ 9% कॉलेज ऐसे हैं जो कि ए ग्रेड के कॉलेज हैं।
68% विश्वविद्यालय और 91% कॉलेज औसत और औसत से भी कम गुणवत्ता वाले हैं। अब आप सोचिए, 34 साल की उपलब्धि यह है कि हमारे हाथ में यह पूंजी है। उसी नीति को 86-92 वाली नीति को नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करना चाहते हैं और अगला लक्ष्य 10 साल का यह रखा गया है कि जो कॉलेज एफिलिएटेड हैं, अब वे एफिलिएटेड नहीं होंगे, धीरे धीरे उनको स्वायत्त कर दिया जाएगा, वे अपने संसाधन खुद जुटाएं और खुद चलाएं। यानी अब शिक्षा का बाकायदा एकदम कंप्लीट निजीकरण, जो एक स्टेप मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया था कि उसने निजी क्षेत्र के लिए शिक्षा को खोल दिया था। कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिस तरह से खोले हैं, यह सर्वे किया जाना चाहिए था कि कुकुर मुत्ते की तरह जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले हैं, इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, इनमें कितनी पढ़ाई होती है, इनमें शिक्षक कितने हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी है। सरकार थी कि विश्वविद्यालय हिंदुस्तान आए और अपने कैंपस में तमाम विपक्षी नेताओं का दबाव और प्रभाव था और शिक्षक आंदोलन का ही दबाव था, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने यह कदम रोक लिया अपने। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो वो अपने ही नहीं हुई तो वो दूसरों की क्या होगी। वो जब अपने ही लोगों की नहीं सुनते, भारतीय मजदूर संघ की नहीं सुनते, बीजेपी का जो शिक्षक संगठन है उसकी नहीं सुनते, तो वो अब सीपीएम, सीपीआई या कांग्रेस के शिक्षक संगठन की क्या सुनेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। कमाल है। भारत में कहा जा रहा है, भारत के विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि भारत का ज्ञान अर्जित करो, प्राचीन सभ्यता संस्कृति की तरफ लौटो, और क्या चाहिए तुम्हें? लोकल दृष्टिकोण। भारत के नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए स्थानीय दृष्टिकोण के अलावा विश्व दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्हें विश्व के विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार को यह गलतफहमी है कि विश्वविद्यालय जो विदेश के हैं वो यहां आएंगे तो यहां शिक्षा की बड़ी उन्नति करेंगे। जी नहीं, आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, आप अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए और दूसरे देशों में जाइए, हिंदुस्तान के विद्यार्थी जो यहां से पढ़ के जाते हैं वो वहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यहां से अच्छा बीए करके गए थे, वो अच्छा यहां से एमए करके गए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद में अगर कोई लड़का नोबेल लॉरिएट बनता है तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री और शिक्षा बहुत मूल्यवान है। यह गलत है, दिमाग से निकाल दे कि हिंदुस्तान के में विश्वविद्यालय ऐसे नहीं है। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों के लिए तो आप फंड नहीं देंगे, हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों के लिए आप संसाधन नहीं देंगे, रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं देंगे, और विदेश के विश्वविद्यालयों को बुला के यहां पर आप चाहेंगे कि वे हिंदुस्तान की शिक्षा को नियंत्रित करें। दो चीजें करना चाहती थी मनमोहन सिंह की सरकार, जो कि पिछली सरकार ने करने की कोशिश की थी लेकिन लोगों ने करने नहीं दिया। एक तो यह था कि विदेश से वकील आके यहां प्रैक्टिस करेंगे, जो लॉयर्स फॉर्म है वो आके प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा यह था विदेशी जो विश्वविद्यालय आएंगे वो अपने यहां कैंपस खोलेंगे। पता नहीं नरेंद्र मोदी को मालूम है कि नहीं मालूम, या उनके शिक्षा मंत्री को मालूम है कि नहीं मालूम,
2013 में जब इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों से जानने की कोशिश की, जो टॉप 25 जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में अपना कोई कैंपस खोलने नहीं जा रहे, हमारी कोई हिंदुस्तान में दिलचस्पी नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम पर कौन से विश्वविद्यालय लाए जा रहे हैं? चाइना के लाएंगे आप, टॉप पर तो वो हैं। क्या चाइनीज विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने की अनुमति देंगे? कहे नरेंद्र मोदी कि हां मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चाइना के विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय टॉप विश्वविद्यालयों में हैं। उनके राष्ट्रवाद को ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? सारी दुनिया में अगर ज्ञान के क्षेत्र में सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में जो शुरू की जो टॉप 100 की जो लिस्ट है, उसमें अगर चाइना के विश्वविद्यालयों का जलवा है, तो सवाल यह है कि क्या चाइना के विश्वविद्यालयों को आप आने देंगे? आप तो टिकटॉक ऐप को नहीं आने देते। जी नहीं, ये वही काम करेंगे जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे। वो काम क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि विदेशों में भी ऐसे ठग विश्वविद्यालय हैं और ऐसे पिछड़े हुए विश्वविद्यालय जहां एकेडमिक्स बहुत पिछड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार कोशिश करेगी कि वे विश्वविद्यालय यहां आए। हिंदुस्तान को विदेशी विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवानों को विदेशी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को जरूरत है विश्वविद्यालय शिक्षा में स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की। सुब्रमण्यम कमेटी ने एक बड़ी मार्के की सिफारिश की थी, जिसको कि भारत सरकार हजम नहीं कर पाई। उसने कहा कि हिंदुस्तान के जो कैंपस है, उस कैंपस की प्राथमिकता, इस कैंपस की जो जान है, इसकी जो विवेकवादी परंपरा, इसकी जो जान है, वे यहां के छात्र छात्र आंदोलन, छात्र संस्कृति और छात्र आंदोलन, और उसमें भी छात्र संघों के निर्माण को महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों को, जिनमें की एक सिफारिश थी कि छात्र संघ बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने दरकिनार क्यों कर दिया? अगर छात्र संघ महत्वपूर्ण है तो निश्चित तौर पर खुल के कहो, लिख के कहो, जैसा कि सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन आपके दस्तावेज में यह चीज नहीं है, आपके आचरण में यह चीज नहीं है। क्यों यह चीज नहीं है? भाजपा की जब भी सरकारें बनी है, उसने नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स यूनियन की कल्चर को प्रमोट किया है, और यूपी में तो इलेक्शन ही बन रहे हैं, अभी भी है। तो विश्वविद्यालय के, कॉलेज के कैंपस क्या छात्र संघों के बिना, छात्र संघों की सक्रियता के बिना क्या जीवंत बन सकते हैं? सुब्रमण्यम कमेटी ये रिकमेंड कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इसे हजम करने के लिए तैयार नहीं है। एक और पहलू है जिसको मैं रख के ये बातचीत रोकूंगा मैं आपकी साथ में। वो ये कि शिक्षा पर बात करते समय हमारा मॉडल क्या होगा? शिक्षा पर बात करते समय हमारा मॉडल क्या होगा? यह प्रश्न बार बार कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए, और यह प्रश्न नरेंद्र मोदी की सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। केरल की सरकार ने जो मॉडल शिक्षा का भारत को दिया,
वो यूनिक मॉडल है। आप 35 साल का, आप पिछले 34 साल का मूल्यांकन करते कि पीएन श्रीवास्तव कमेटी नई शिक्षा नीति के नाम पर जो पिछले 34 साल से लागू की गई, उसकी उपलब्धियां क्या है पूरे देश में। और केरल की सरकार ने और केरल के राजनेताओं ने, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है, उसमें लेफ्ट भी शामिल है, लेकिन लेफ्ट की सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, केरल के मॉडल को विकसित करने में। मोदी का आदर्श राज्य, भाजपा का आदर्श राज्य है उत्तर प्रदेश। तुलना करके देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन 4 राज्यों की, इन 4 राज्यों में शिक्षा की दुर्दशा की केरल के साथ तुलना करके देखिए आप। केरल भी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की नीतियों से बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के नीतियों से भिन्न भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब यह नई शिक्षा नीति की बहस शुरू की, तो उसने केरल सरकार के किसी भी सुझाव को कंसीडर नहीं किया। ये जो नया डॉक्यूमेंट्स आया, इस डॉक्यूमेंट्स का थर्स्ट एरिया है, पॉलिटिकल थर्स्ट एरिया है कि वह शिक्षा के बारे में जो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, जिसमें कि राज्यों की भी भूमिका है, केंद्र की भी भूमिका है। राज्यों की भूमिका और राज्यों के सुझावों को कंसीडर किए बिना यह नीति बनाई गई है। और एक ऐसे राज्य की भूमिका को और उसके सवालों को, उसके सुझावों को कंसीडर नहीं किया गया, जिसने कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन शिक्षा का प्रदर्शन किया है। केरल का मॉडल शिक्षा के मामले में चीन के मॉडल से भी ज्यादा विकसित है। कोई भी आदमी सामान्य तौर पर सर्च करके देख सकता है कि चीन में साक्षरता दर क्या है और केरल में साक्षरता दर क्या है। कोई भी सामान्य आदमी ये डाटा देख सकता है कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, ये जो नर्व सेंटर है हिंदी का, जहां बीजेपी फल फूल रही है, वहां साक्षरता की क्या स्थिति है, बच्चों के बीच में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, लड़कियों की क्या स्थिति है, औरतों की क्या स्थिति है। हालत यह है कि मिड डे मील में जो एक पौष्टिक आहार के तौर पर अंडा मिलता था बच्चों को यूपी में, योगी सरकार आने के बाद में उस अंडे की सप्लाई भी बंद कर दी गई। सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुपोषण से हर साल 14 लाख बच्चे मर जाते हैं, जिसमें 7 लाख बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश में मरते हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। लोग कहते हैं, रिसर्च है इस तरह की, गैर कम्युनिस्टों की रिसर्च है, कम्युनिस्टों की रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैर कम्युनिस्टों की रिसर्च है ये, कि अगर यूपी की लड़की केरल में पैदा हो तो वो 20 साल ज्यादा जिंदा रहेगी। यूपी में एवरेज स्त्री की मृत्यु 55 के आसपास हो जाती है या उसके पहले हो जाती है। तो एक विकसित राज्य जिसका कि रिच एक्सपीरियंस है, जिसने कि नीचे 90% से ज्यादा जनता को साक्षर किया है, उसके अनुभव को तो पहले कंसीडर करना चाहिए था। आपने उसके अनुभव को माना ही नहीं, और आपने क्या किया? आपने कक्षा 3 में परीक्षा, कक्षा 5 में परीक्षा, कक्षा 8 में परीक्षा, कमाल है। परीक्षाएं होंगी तो ड्रॉप आउट बढ़ेगा, घटेगा, ठीक से स्कूल में खाना नहीं मिलेगा, मिड डे मील नहीं मिलेगा, तो बच्चों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? यूपी में सरकार कैसे काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं एक नमूना बता रहा हूं आपको। यूपी में बच्चों के मिड डे मील में जैसे पौष्टिक आहार के तौर पर जो अंडा दिया जा रहा था, तो अंडा बंद कर दिया गया। वही योगी सरकार ने बुंदेलखंड में लोगों को, गरीबों को
मुर्गियां सप्लाई की मुर्गी पालन के लिए। अब बुंदेलखंड में सोचिए, जिस बुंदेलखंड में मुर्गी पालने के लिए पानी चाहिए, पानी होता ही नहीं है, हजारों मुर्गियां जो दी थी वो वैसे ही मर गई। ये सवाल तो उठेगा ना कि मोदी सरकार शिक्षा के प्रति कितनी ईमानदार है, बीजेपी की सरकार शिक्षा के प्रति कितनी ईमानदार है। ईमानदारी कैसे देखी जाएगी? आपको तो मंदिर बनाने से फुर्सत नहीं है, राम मंदिर के लिए घंटा खरीदने, पत्थर खरीदने, भूमि पूजन के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र बांटने, इससे फुर्सत नहीं है। आपको क्या मालूम कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा एकदम नीचे से खत्म हो चुकी है। वहां कॉलेज में शिक्षक नहीं जाते, और जो जाते हैं वो घूम के चले आते हैं, पढ़ाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनकी हालत इतनी खराब है कि देख के दहशत होती है। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षकों के अपॉइंटमेंट नहीं किए, वहां बिल्डिंगें नहीं बनवाई, वहां बिल्डिंगें गिर रही हैं, वहां बैठने की जगह नहीं है, वहां इंटैक्ट यानी विद्यार्थियों की सीट नहीं बढ़ाई गई। विद्यार्थियों की कुल मिलाकर जो दशा है वो इतनी दयनीय है कि हमारी कल्पना के बाहर है। विद्यार्थी जाते हैं, खाली घूम के चले आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, पास में आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा में बहुत बड़ा एरिया है जिसको वो कवर करती है, जिसके कॉलेज कवर करती है। आगरा यूनिवर्सिटी में कोई ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था नहीं की गई। इस बीच में, कोरोना के बीच में, तमाम यूनिवर्सिटियां कुछ न कुछ ड्रामा कर रही थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड तमाम कॉलेज में कोई नॉर्मल एकेडमिक फंक्शनिंग नहीं होती। किसकी जिम्मेदारी है ये? भी वामपंथियों की जिम्मेदारी है। सरकार चलाएं आप, एमएलए हो आपका, एमपी हो आपका, सारे संगठन नीचे जमीन पर जितने भी संगठन हैं, सभी वर्गों में संगठन आपके। और शिक्षा में जो अव्यवस्था है उसके लिए गाली कौन खाएंगे? वामपंथी लोग। एक हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं रामविलास मौर्य, उन्होंने सवाल किया है कि सर बंगाल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बंगाल पर जरूरत नहीं है ध्यान देने की। बंगाल में अभी रिसेंट बता रहा हूं, अभी आपको एक सप्ताह पहले की घटना बता रहा हूं मैं आपको। वहां गेस्ट लेक्चरर को बाकायदा परमानेंट किया गया है, एक कंसोलिडेटेड पेपर। ये ममता की सरकार ने किया, जिस ममता की सरकार की हम रोज आलोचना करते हैं। वहां पढ़ाने वाले विद्यार्थी शिक्षक को किसी को 25, किसी को 30, किसी को 28, किसी को 22 हजार रुपए महीने मिलेंगे। बाकायदा ऑफिशियल इस कोरोना पीरियड में लेटर्स इशू हो गए हैं। और एक चीज, रामविलास जी थोड़ा इंटरनेट पर जाइए और खोजिए, ममता के आने के बाद में कई नए विश्वविद्यालय खुले हैं और कई नए कॉलेज खुले हैं, दर्जनों है उनकी संख्या। प्लीज आप जरा पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि उन्होंने कितने विश्वविद्यालय खोले और कितने कॉलेज खोले। आप योगी सरकार से पूछिए कि उन्होंने कितने कॉलेज खोले और कितनी यूनिवर्सिटियां खोली। आप जान लीजिए, इसे हिंदी भाषियों के लिए भी ममता बनर्जी ने एक यूनिवर्सिटी खोली है। जाहिर है यूनिवर्सिटी को इवॉल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो की उसने। एप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए इसके लिए।
सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्राथमिकताएं हैं। बंगाल की सरकार भी कह रही है कि हमारी राय नहीं मानी गई और हमसे सलाह नहीं ली गई। केरल की सरकार कह रही है कि हमारी सलाह नहीं मानी गई। यानी संघात्मक जो नजरिया होना चाहिए नीति बनाते समय, उस संघात्मक नजरिए की बजाय सेंट्रलाइजेशन, एजुकेशन के सेंट्रलाइजेशन पर जोर है इस डॉक्यूमेंट्स में। और एक लास्ट में बात जो कि ज्यादा जरूरी है, सवाल यह है कि हिंदुस्तान में सेल्फ फाइनेंसिंग से एजुकेशन चलेगी या सरकार की कोई भूमिका होगी उसमें। सरकार ने सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। कोई पॉलिसी डिक्लेरेशन नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। तो सरकार सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों के निर्माण पर जोर दे रही है और वो इस डॉक्यूमेंट्स में भी है। और इसके जरिए वो समूचे कॉलेजों को एकदम अगले 10 साल में एकदम लिबरेट कर देगी। अब आप सोचिए, एक नई चीज बता रहा हूं आपको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। अब कॉलेज में विद्यार्थियों के दाखिले और यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के दाखिले, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अब उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा आपको। गांव का विद्यार्थी एंट्रेंस टेस्ट में टिक पाएगा? अब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो अभी दाखिले होते थे, अप्लाई करते थे लोग, अपने मेरिट से दाखिले होते थे, उसमें स्पेस बनता था, जनरली खप जाते थे लोग। और काम क्या मिलेगा? वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर है। जो बच्चे नीचे पढ़ेंगे, क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और बच्चों से क्या कराया जाएगा उसके बारे में एक संकेत है कि वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर बच्चों से यह भी संभव है कि लॉन्ड्री में 10 दिन साल में काम कराया जाए। यानी पहले पकौड़े बनवा रहे थे, अब लॉन्ड्री में काम कराएंगे, फिर कहेंगे खेतों में काम करो। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब यह है, क्या इससे श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम के प्रति आस्था पैदा होगी? श्रम के प्रति आस्था तब पैदा होती है, श्रम संबंधी कामों को विद्यार्थी करें, इसके प्रति आस्था तब पैदा होती है जब आप श्रमिक के प्रति आस्था व्यक्त करें, श्रमिकों का सम्मान करें, श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करें। भाजपा की तो कई राज्य सरकारों ने 3 साल के लिए कोरोना के आने के बाद में श्रम कानून स्थगित कर दिए, सभी श्रम कानून स्थगित कर दिए। तो सारे श्रम कानून स्थगित करने वाली सरकार, वो खुद श्रमिक और श्रम कानूनों का कितना सम्मान करती है, विद्यार्थी क्या सीखेगा? और जो शिक्षक मुगालते में हैं और समर्थन में हैं इस नीति के, उनके लिए एक चेतावनी है इसमें। वो चेतावनी यह है कि 2023 से शिक्षकों का भी इवैल्यूएशन होगा। और इवैल्यूएशन कौन करेंगे? विद्यार्थी करेंगे, विद्यार्थियों के गार्जियन करेंगे और लोग करेंगे। और जाहिर है कि उसके बाद में आप अपना रास्ता देखिए, या तो आप हमारे साथ होंगे या फिर कॉलेज के बाहर होंगे।
शिक्षकों की ताकत इससे घटेगी या बढ़ेगी? मेरा एक छोटा सवाल है, इस नीति में 4 साल बीए का प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है, ठीक? दिल्ली विश्वविद्यालय ने 4 साल बीए का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, उसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने दाखिले ले लिए, उनका साल बर्बाद हुआ क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक उसका विरोध कर रहे थे। और उस विरोध के चलते मोदी सरकार ने, जिस समय स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने ये 4 साल बीए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, स्क्रैप कर दिया एकदम। सवाल यह है कि एक ही सरकार का दो नजरिया कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप नीति ला रहे हैं जिसमें कि 4 साल कोर्स प्रस्तावित कर रहे हैं, और वहीं जब 4 साल कोर्स एक यूनिवर्सिटी में चल रहा था और शुरू किया गया था, तो आप उस पर हमला करते हैं और उसे स्क्रैप कर देते हैं। इसमें दो चीज सही, दोनों में से एक चीज सही होगी, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। या तो ये कोर्स सही है, अगर ये कोर्स सही है तो आपने स्मृति ईरानी के समय पर इसे स्क्रैप क्यों किया? और आपने अगर स्क्रैप किया और टीचर्स यूनियन की बात मानी, और आपका यह मानना था कि टीचर्स यूनियन दिल्ली की सही कह रही है, तो फिर आप इसे अब क्यों लाए? और अब सारे देश के लिए। नहीं, शिक्षा नीति में एडवोकेसी नहीं चलता। शिक्षा नीति किसी नेता के मूड और विंग्स के आधार पर नहीं चलती। नरेंद्र मोदी ने जो ये नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की, शिक्षा नीति का लक्ष्य है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अवमूल्यन को बढ़ावा देना। शिक्षा का इससे विकास नहीं होगा, शिक्षा का इससे विस्तार नहीं होगा, क्योंकि सरकार यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि वह रिसोर्स कहां से लाएगी। सरकार यह भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो शिक्षा है, जो कि एक समान शिक्षा नहीं हो सकती सारे देश में, आप चाहते हैं तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारा देश एक समान नहीं है। देश में भयानक आर्थिक असमानता है, और जिस देश में भयानक आर्थिक असमानता हो, वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता होगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपके पास में आर्थिक असमानता से निकलने का तो कोई साधन है नहीं, तो शिक्षा के क्षेत्र में समानता कैसे स्थापित हो सकती है? आर्थिक समानता के मुद्दों को, आर्थिक असमानता दूर करने के मुद्दों को आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते। आर्थिक समानता पैदा करना आपकी सरकार का लक्ष्य ही नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं आई, अर्थनीति नहीं आई जिससे कि यह कहा जाए कि यह नीति आर्थिक असमानता को कम करेगी। बल्कि हुआ यह है कि कोरोना काल में इस सरकार की जो निष्क्रियता है, उसने इस आर्थिक असमानता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तकरीबन 15 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए जो नौकरी करते थे। इससे शिक्षा भी प्रभावित होगी, इससे आपका टैक्स कलेक्शन भी प्रभावित होगा, इससे आपका जीएसटी भी प्रभावित होगा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तो वैसी स्थिति में एक सार शिक्षा क्या संभव है? जिस सरकार के पास में शिक्षकों के डीए काटने के लिए टाइम है, वो सरकार किसी भी राज्य के लिए या किसी भी केंद्र शासित विश्वविद्यालय के लिए 4 नई फैकल्टी प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई साधारण प्रदेश नहीं है।
चीन, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, चिली, सॉरी ब्राजील, इनको छोड़ के जितने भी विश्व में देश हैं और प्रांत, उन सबसे बड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में तो अब तक बीजेपी की सरकार ने कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं किया, कोई कल कारखाना नहीं खोला गया, कोई कॉलेज नहीं खोला गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई। हां, राम मंदिर का शिलान्यास जरूर होना है। जिस सरकार की प्राथमिकता में विश्वविद्यालय ना हो, कॉलेज ना हो, शिक्षा ना हो और राम मंदिर हो, आप तय मानिए उस विश्वविद्यालय को, उस कॉलेज को और उस राज्य को और उस देश को अंधकार में जाने से कोई बचा नहीं सकता। 2 से 56 किलो का घंटा, ऐसा घंटा राम मंदिर के लिए खरीदा गया है, जब बजेगा तो वो 15 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में शिक्षक नहीं है तो उस कॉलेज के बच्चों की आवाज पूरे राज्य में, क्या पूरे जिले में कहीं सुनाई नहीं देगी। हजारों शिक्षक हैं जो कि एडहॉक हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए महीने पर उत्तर प्रदेश में पढ़ाते हैं, जिनको प्रॉपर पे नहीं मिलती। लाखों बच्चे हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। कितने बच्चे हैं? ये नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट्स कहता है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या है 3 करोड़। जी नहीं, अकेले उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं पहुंचे हैं। खाली शिक्षा के सुधार की तो बाद में बात करिएगा, हम अभी भी समय है। सरकार खाली ये डिक्लेयर कर दे कि वे 2 लाख से ऊपर सजेशन किन के आए हैं, इंटरनेट पर डाल दे सारे सजेशंस, हम देखें तो सही कौन लोग हैं सजेशंस देने वाले, किन के सजेशंस माने गए ये भी बताए। सरकार ने किसके सजेशंस माने? सुब्रमण्यम कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसी रिकमेंडेशन को सिर्फ भाषा बदल के उसकी अधिकांश सिफारिशों को इसमें शामिल कर दिया गया है। और उसने एक ही चीज कही थी कि 1986 और 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसी के कंटिन्यूएशन में इस पॉलिसी को देखा जाना चाहिए। और यह बात इस सरकार ने भी मानी है कि उसी पॉलिसी के कंटिन्यूएशन में है। हमारा एक छोटा सा अनुरोध है, अगर ये सरकार सचमुच में शिक्षा का सुधार करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ये जो 3 बीजेपी के राज्य है ना, इन राज्यों में सारे टीचरों को पद भर दिए जाएं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सारे शिक्षकों के पद भर दिए जाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो कि नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट संरक्षण में, उनके जो महान विद्वान जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो खाली पद हैं वो भर दिए जाएं, फुल फ्लेज। ये काम तो कर सकते हैं आप सारे काम बहुत त्वरित गति से करते हैं, लेकिन शिक्षक के नियुक्ति का काम सबसे धीमे करते हैं। पिछली बार जब 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव जीता तो नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी और उनके लोगों ने घोषणा की थी कि 6 महीने में सारे शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, लेकिन वो पद नहीं भरे गए। 1 साल हो गया। आप
20 लाख करोड़ रुपया बांट सकते हैं, आप करोड़ों को गैस का चूल्हा दे सकते हैं, आप करोड़ों को 500 रुपए की मदद पहुंचा सकते हैं। सवाल ये, आप कुछ लाख शिक्षक की नियुक्ति तत्काल क्यों नहीं कर सकते? क्या बाधा है? सिर्फ एक बाधा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हिंदुस्तान की जनता जितना पढ़ेगी लिखेगी वो आपके काबू में नहीं आएगी। हिंदुस्तान की जनता आपके नियंत्रण में रहे और आपके गुलाम रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो अनपढ़ रहे। नई शिक्षा नीति जो आपने प्रस्तावित की है, उसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, उसमें इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है कैसे हम इस पूरे के पूरे लॉट को जो नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है उस लॉट को ऊपर लाएं। आपके ऊपर कोई प्लान नहीं है, आपकी सिर्फ एक आशा है कि आप एक टारगेट है कि अभी 30% तक हम एनरोलमेंट ले जाएं, उसे बढ़ा के बाद में 50% तक ले जाएंगे। अरे आपने तो पूरे देश की सारी नीतियां बदलने का कल्पना कर ली और सारी नीतियां बदल दी, सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने निजी सेक्टर के हवाले कर दिए, लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान के नौजवानों को 100% एनरोलमेंट दे रहे। आप 100% कर्ज माफ कर सकते हैं कॉर्पोरेट हाउस के, आप 100% लोगों के घर तक अपने लोग पहुंचा सकते हैं, आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। और वो काम क्या है कि किस स्कूल और किस कॉलेज के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यह आपको मालूम नहीं है। आपको यह तो मालूम है कि अंबानी और अदानी को क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि किसी विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए और कैसे पहुंचाए जाने चाहिए। आपको यह मालूम है कि रेल कैसे बेची जाए, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है किसी कॉलेज की बिल्डिंग कैसे रिपेयर की जाए। और इसीलिए यह डर है कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है बिना बहस के, बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के, इसमें बुनियादी परिवर्तन है वो ये कि अब तक नीति राज्य और केंद्र की सलाह से और पार्लियामेंट और विधानसभा की संस्तुति से पास होती थी। नीति के निर्माण में राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा इनकी बड़ी भूमिका होती थी। अब यह नीति के निर्माण में विधानसभा और लोकसभा की भूमिका नहीं होगी, राज्यसभा की भूमिका नहीं होगी। अब यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के जरिए अब नीति लागू होगी। यह मेजर शिफ्ट है और यह लोकतंत्र का अपहरण है। कभी भी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा खासतौर पर लोकतंत्र के अपहरण के ग्राउंड पर अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकती। तय मानिए, हिंदुस्तान के नौजवान इसका प्रतिवाद करेंगे, आज नहीं तो कल प्रतिवाद करेंगे। हिंदुस्तान के शिक्षक आज नहीं तो कल सड़कों पर उतरेंगे और प्रतिवाद करेंगे, क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार पर और उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधिकार पर सीधे हमला है। शिक्षा की नीति प्रशासनिक आदेश से लागू नहीं की जा सकती, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। आपने सारे देश को बधिया बना के रख दिया है और आप चाहते हैं, क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? ये नॉर्मल कंडीशन हो तब आप नीति बनाएं। अमेरिका में कोई नीति बनाई गई ऐसी जिससे कि यह कहा जाए कि वहां शिक्षा नीति बदली गई है, वहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदली गई? आप यहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल रहे हैं, आप यहां निवेश पॉलिसी बदल रहे हैं, आप यहां बैंकिंग सिस्टम को बदल रहे हैं, आप यहां इस बीच में शिक्षा की नीति को बदल रहे हैं। यानी आपको सारे काम इस कोरोना पीरियड में, जिसमें कि लोग अपनी आवाज बुलंद न कर सकें, बाहर न निकल सकें, संसद विधानसभाओं के सत्र नॉर्मली चालू नहीं है, वैसी स्थिति में आप राष्ट्रीय नीति पास कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। जी नहीं, हिंदुस्तान की जनता इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हिंदुस्तान के शिक्षकों और छात्रों को कभी इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की कॉस्ट पर कोई भी कितनी भी अच्छी लुभावनी नीति आए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जो पहली नीति थी वो पार्लियामेंट से पास हुई थी। नरेंद्र मोदी की अगर इच्छा है तो पार्लियामेंट के पास जाएं, पार्लियामेंट में डिबेट हो, और पार्लियामेंट में डिबेट नहीं, हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में डिबेट हो। लेकिन आप ये सब नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और आप क्या चाहते हैं? सत्य की रक्षा करेंगे विद्यार्थी, सत्य की रक्षा करेंगे शिक्षक, प्रज्ञा और बुद्धि की रक्षा करेंगे शिक्षक। अरे प्रज्ञा और बुद्धि की तो बात सुनना ही नहीं चाहते आप।
आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? आप सिर्फ उसकी बात सुनना चाहते हैं जो आपकी चमचागिरी करते हैं, जो एवरेज किस्म के लोग हैं। शिक्षा नीति एवरेज किस्म के लोगों की बुद्धि से नहीं बनाई जा सकती, और अगर वो बनाई जाएगी तो वह शिक्षा के लिए घातक होगी। और आपकी यह नीति इसी अर्थ में शिक्षा के लिए नुकसानदेह है। तो हमारी जरूरत क्या है? हम सबकी जरूरत है, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सबकी जरूरत है कि शिक्षा नीति का हर स्तर पर विरोध करें। और जब भी नॉर्मलसी आए शिक्षा नीति के प्रश्न को और वो तमाम नीतियों के प्रश्नों को जो कि इस बीच में तमाम अंधड़ की तरह नीतिगत परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए, आंदोलन किया जाना चाहिए। और यही हमारे लिए आगे के लिए सचेत रहने के लिए एक जरूरी काम है जिसे कि हमें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।